आज हम जिस विषय में पढ़ेंगे वो है हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की परिस्थितियाँ। हिंदी साहित्य के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। एक है आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। तो आज हम बच्चों आधुनिक काल के बारे में पढ़ेंगे। संवत 1900 के बाद का जो काल है उसे आधुनिक काल कहा जाता है। इसे पुनर्जागरण के नाम से भी जाना जाता है। इस काल में हिंदी साहित्य में 2 परिवर्तन देखने को मिले। जो सबसे बड़े परिवर्तन थे इस काल में 2 परिवर्तन ऐसे हमें देखने को मिले। पहला जो परिवर्तन देखने को मिला वह था कि अगर विषय के दृष्टिकोण से देखा जाए तो श्रृंगार परकता का स्थान सामाजिक परिवर्तन ने ले लिया, और अगर भाषा की दृष्टि से देखा जाए तो ब्रज भाषा और अवधी भाषा का स्थान खड़ी बोली ने ले लिया। इसके अलावा जो परिवर्तन दिखाई दिए वो थे नारी स्वतंत्रता, छुआछूत से मुक्ति, शिक्षा का महत्व, श्रम का महत्व, मानव की समानता। इन्हीं सभी मूल्यों को भी इसी युग में स्थान प्राप्त हुआ है। साहित्य की अनेक परंपरागत रूढ़ियों का ह्रास भी इसी काल में हुआ है। इसे और विस्तार से समझने के लिए इसकी विभिन्न परिस्थितियों के बारे में बात करते हैं। तो पहली इसकी परिस्थिति है राजनीतिक परिस्थिति, यानी कि इस युग में इसकी राजनीतिक परिस्थिति किस प्रकार की रही। आधुनिक काल का जो आरंभ है वो 1900 संवत 1900 या 1843 ईस्वी में माना जाता है। इस समय पर अंग्रेज़ों का शासन था। अंग्रेज़ों की नीतियों से तो प्रत्येक व्यक्ति ही बहुत परेशान था। इनकी जो भू राजस्व नीतियाँ थी उन्होंने तो किसानों की मानो कमर ही तोड़ दी हो। लॉर्ड डलहौजी की लैप्स नीति तथा लॉर्ड वेनिजली की सहायक संधि ने अंग्रेज़ों की साम्राज्यवादी नीति को उजागर कर दिया था। वे किसी भी तरह से देशी रियासतों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाना चाहते थे। तो 1857 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध क्रांति का बिगुल बज गया, यानी कि उनके अगेंस्ट स्टेप उठाने स्टार्ट हो गए। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। भले ही कांग्रेस की स्थापना अंग्रेज़ों के सहयोग से हुई थी, लेकिन धीरे धीरे राष्ट्रवादी नेताओं ने कांग्रेस पर अपना अधिकार जमा लिया था। बाद में तो ऐसा भी समय आया जब कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य की मांग भी कर डाली। गांधी के द्वारा शुरू किए गए चंपारण आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन जैसे आंदोलनों ने तो मानो पूरे भारत में देशभक्ति की धारा ही बह चली हो। वहीं दूसरी ओर भगत सिंह, वीरेंद्र घोष, सावरकर बंधु जैसे नेताओं ने भी अंग्रेज़ों के नाक में दम कर दिया था। इसी प्रकार अंग्रेज़ों द्वारा भी संघर्ष किए जा रहे थे। इधर से भारतीय संघर्ष कर रहे थे, दूसरी ओर अंग्रेज़ भी तो संघर्ष कर रहे थे। तो उनकी जो फूट डालो और शासन करो की जो नीति है उसके कारण सांप्रदायिक खाई और भी ज़्यादा बढ़ गई, जिससे भयंकर परिणाम देखने को मिले। इसके कारण हमने जो मानवता के उन मूल्यों को भी खो दिया जिस पर हमें गर्व किया करते थे, जिस पर कि हमें बहुत ज़्यादा गर्व था। जो हमारे भारतीयों के जो मानव मूल्य थे उनका ह्रास होने लगा। तो इसी प्रकार की राजनीतिक परिस्थितियों में आधुनिक साहित्य की रचना रची गई। अगली परिस्थिति है आर्थिक परिस्थितियाँ। भारत में जो इंग्लैंड सरकार की आर्थिक नीतियाँ थीं वह भारत के लिए बहुत ही शोषणकारी रही, क्योंकि इंग्लैंड सरकार का जो मुख्य उद्देश्य था वो था भारत के आर्थिक संसाधनों को उन्हें इंग्लैंड ले जाना। ये उनका मुख्य उद्देश्य था, यानी कि वे भारत से कच्चा माल बहुत ही सस्ते दाम पर इंग्लैंड ले जाते थे और वहाँ से तैयार माल भारत लाकर उन्हें महंगे दामों में बेचते थे। तो इसका परिणाम क्या हुआ कि जो भारत के उद्योग धंधे थे वो सब बंद हो गए। सभी हाथ कारीगर बेकार हो गए। रोज़गार की तलाश में ये सब कारीगर शहरों की तरफ भागने लगे। तो शहरों की जनसंख्या में वृद्धि होने लगी। भारत के सभी किसान, व्यापारी
मज़दूर, कारीगर जो गांव से आकर शहरों में बस गए और शहरों में आकर अंग्रेज़ों का शोषण का शिकार होने लगे। यानी कि ये शहरों में आकर ब्रिटिश सरकार की बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करने लगे, यानी कि अपने उद्योग धंधे छोड़कर उनकी गुलामी करने लगे और उनकी कंपनियों में वो काम करने लगे। तो अंग्रेज़ों का शोषण के विरुद्ध इन लोगों ने एकजुट होकर आवाज़ उठाई और स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की। खादी का जो प्रचार, जो खादी के लिए आंदोलन चलाया गया था, खादी का प्रचार इसी आर्थिक शोषण के विरुद्ध उठाया हुआ कदम है, जो कि गांधी जी के सहयोग से सफल भी हुआ था। अगली जो परिस्थिति है वह है सामाजिक और धार्मिक परिस्थिति। अंग्रेजी शासन और उनकी नीतियों का प्रभाव भारत की सामाजिक तथा धार्मिक परिस्थितियों पर भी पड़ रहा था। एक तरफ तो समाज सुधारक अपनी नीतियों को लाना चाह रहे थे, वहीं दूसरी ओर अंग्रेज सरकार भी भारत की रूढ़िवादी परंपराओं को अवैध घोषित कर रहे थे। लॉर्ड विलियम बेटिक ने सती प्रथा, कन्यावध को अवैध घोषित किया था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित भी किया था उन्होंने ही। और दूसरी ओर भारतीय समाज सुधारकों ने भी इस दिशा में कदम उठाए थे। यहाँ तक कि राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद, इन जैसे समाज सुधारकों ने भी रूढ़ियों के विरुद्ध आवाज़ उठाई थी। महात्मा ज्योतिबा फुल्ले ने तो दलित वर्ग को उठाने का प्रयत्न किया था। सावित्रीबाई फुल्ले ने शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया था। इन्होंने प्रथम महिला विद्यालय की स्थापना की थी और उस समय की बात है जब महिलाओं को घर से बाहर जाने की अनुमति भी नहीं थी। लोगों ने सावित्रीबाई पर तरह तरह के लांछन भी लगाए, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने नारी शिक्षा के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने हार नहीं मानी। उनके जोश को देखकर भारतीय नेताओं व समाज सुधारकों को यह प्रस्ताव स्वीकार करना पड़ा। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तो दलितों तथा पीड़ितों को समान अधिकार दिलवाने के लिए बुराइयों के विरुद्ध भी आवाज़ उठाई। तो यही कहा जा सकता है कि समाज और धर्म के क्षेत्र में हुए इन परिवर्तनों का प्रभाव साहित्य पर पड़ना तो स्वाभाविक ही है। अगली जो परिस्थिति है वह है साहित्यिक परिस्थिति। आधुनिक युग के साहित्य को बदलते युग का साहित्य भी कहा जाता है। इस युग में जहाँ पहले समाज सुधार, धर्म सुधार, स्वतंत्रता संग्राम के महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए जाते थे, वहीं आज ये सब मुद्दे किसी व्यक्ति विशेष की समस्याओं पर केंद्रित हो गए हैं। जिन साहित्य को आधुनिक युग का साहित्य कहा जाता था वह आज आम आदमी का साहित्य बन गया है। जहाँ पहले साहित्य में राजाओं के गुणगान, राज दरबारों की वर्णन, शोभा वर्णन, स्वतंत्रता संग्राम का वर्णन किया जाता था, वहीं आज इन साहित्यों में समाज की परिस्थितियों का वर्णन होता है। यही कारण है कि इस बदलते युग का साहित्य कहा गया है। भारतेंदु युग जहाँ पुनर्जागरण तथा देश प्रेम की भावना को लेकर आया, वहीं द्विवेदी युग में इन भावनाओं के साथ साथ भाषा की शुद्धता पर भी बल दिया जाने लगा। वहीं प्रयोगवाद और नई कविता, कला तथा शिल्प के क्षेत्र में भी एक नवीन परिवर्तन लेकर आया। इसी युग में उपन्यास, कहानी, निबंध, नाटक आदि गद्य विधाओं का भी विकास हुआ। यही कारण है कि इस काल को गद्य काल के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि जो आधुनिक काल है उसे गद्य काल के नाम से भी जाना जाता है। तो इन सब परिस्थितियों से कुल मिलाकर यही निष्कर्ष निकलता है कि आधुनिक काल की जो राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक परिस्थितियाँ हैं, इन्हें रीति काल से भिन्न एक नए साहित्य को मार्गदर्शन दिया है। यही कारण है कि आधुनिक काल का जो साहित्य है वह श्रृंगार, भक्ति आदि विषयों से हटकर आम आदमी की समस्याओं पर केंद्रित हो गया है।